अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि शेयर प्राइस क्यों मार्केट में बढ़ते हैं या घटते हैं। जो भी कुछ होता है वो किस वजह से होता है। तो सबसे पहला जो बेस होता है वो होता है सप्लाई एंड डिमांड। जैसे ही शेयर की डिमांड और सप्लाई में तेजी आती है, जैसे कि अगर शेयर्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब बायर्स ज़्यादा है और सेलर्स कम है, तो शेयर की प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी एक शेयर है, ठीक है, जिसका आपको पता है कि ये कंपनी आगे ग्रो करने वाली है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सेक्टर ग्रो करने वाला है, ये कंपनी में आपको ट्रस्ट है। तो जब उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में खरीदना चाहेंगे। तो शेयर की प्राइस अगर अभी 100 रुपये है, तो आपको अगर कोई वहाँ पे बेचने वाला वहाँ पे सेट कर रहा है प्राइस 101 रुपये, तो आप सोचोगे चलो 101 में ही खरीद लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 120 130 जाएगा, तो ये शेयर खत्म हो जाए या फिर कोई और खरीद ले, इससे पहले मैं खरीद लूँ। तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हायर हाई में खरीदने लगते हैं, हाईएस्ट हाई में खरीदने लगते हैं, तो वो शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। और जब डिमांड घटता है और जब लोग लोअर लो में बेचने लगते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेयर आपके पास है, उसकी कीमत अभी 100 रुपये है और आपको लग रहा है कि वो शेयर अभी गिर के 80 रुपये जाने वाला है, तो आप उसे बेचने जाओगे, वो 100 में ना बिकेगा, आप 99 में बेच के हटोगे, और 99 नहीं बिकेगा, आप 98 में बेच के हटोगे। तो जब आप लोअर लोज पे बेचने लगोगे, लोअर लोज पे कोई शेयर बिकने लगेगी, तो और गिरेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई यही होता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और डिमांड कम है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है। और हम देखेंगे प्राइस जब बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है। जब ज़्यादा बायर्स आते हैं मार्केट में, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है, मतलब सेलर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है टू बाई शेयर्स, ठीक है। बायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इससे जो है वो सप्लाई एंड डिमांड में, जो मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तब प्राइजेज हाई जाएंगे ही जाएंगे। तो वही होता है इस चीज़ में, जिस वजह से प्राइस ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और अब देखेंगे प्राइस घटते क्यों है। तो यही मैंने भी आपको जस्ट बताया भी था, जब सेलर जो होते हैं वो कम प्राइस भी आस्क करके बेचने लग जाते हैं, तो शेयर्स की प्राइस गिरने लग जाती है। जब उन्हें डर रहता है कि 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये को होने वाली है, तो 99 98 जो भी मिले बेच के हटते हैं। तो ये चीज़ें होती है। ये कब होती है? जब किसी कंपनी के बैड न्यूज़ आ जाते हैं या फिर स्लो ग्रोथ रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में एआई को लेके जो भी टेक की कंपनियां हैं, उनके शेयर्स में काफ़ी तगड़ी गिरावट आई है, क्योंकि इंडिया एआई में काफ़ी पीछे रह रही है। तो इस वजह से लोग जो भी रेट मिल रहा है बेच के निकल रहे थे, इस वजह से वो और ज़्यादा गिरी है, सप्लाई और डिमांड की वजह से। तो इसके बारे में हम लोग दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से स्टॉक मार्केट के प्राइसेस मूव कर सकते हैं या फिर मूव करते हैं। तो पहला मुद्दा यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट। कंपनी की प्रॉफिट अच्छी होगी, जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, जो कि हमने पहले भी बात करा था। या फिर कोई ऐसा न्यूज़ आता है, जैसे गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आती है या फिर न्यूज़ आती है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जैसे कोई एक कंपनी है, उसको ऑर्डर मिलता है किसी कंपनी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको इतने करोड़ इतने हजार करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसकी वजह से कंपनी को काफी अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप देखोगे कि कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, तो आप उनके शेयर्स खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी कल को चल के ग्रो करेगी। तो जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों में डिमांड बढ़ जाता है, इस वजह से उस शेयर के प्राइस उस समय के लिए बढ़ने लग जाते हैं। और जब हमारा इकोनॉमी सुधरता है, हमारा जीडीपी अच्छा होता है, तो उस केस में भी हमारे शेयर मार्केट पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होने लग जाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, जब गवर्नमेंट की ग्रोथ की पॉलिसीज काफ़ी अच्छी हो जाती है, और जब जीडीपी काफ़ी अच्छा रहता है, हमारा मैक्रो काफ़ी अच्छा रहता है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवर करती है कंपनी को, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और अपने सेक्टर में या फिर पूरे मार्केट में लीड करती है। उस कंडीशन में भी उनके प्राइसेस काफी ऊपर जाते हैं। जैसे अभी डिफेंस को लेके हम देखेंगे कि डिफेंस में काफी ऑर्डर्स मिले हैं आसपास की नेबरिंग कंट्रीज से भी, इंडियन इंडियन कंपनीज को डिफेंस इक्विपमेंट बना के सेल करने के लिए। तो इन कंडीशन में काफी उनके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं, जैसे जैसे उन्हें ऑर्डर मिल रहा है। तो पहला फीचर ये न्यूज़ वाली बात होगी कि ऑर्डर्स मिले तो न्यूज़ की वजह से बढ़ा। उसका इकोनॉमी भी मदद करता है बहुत। दूसरा है इंटरेस्ट रेट। आरबीआई हर साल रेपो रेट निकालती है, जिससे वो एक इंटरेस्ट निकालती है कि वो बैंक को किस इंटरेस्ट पे पैसे देगा। अगर बैंक को दे रहा है वो 5% पे, तो बैंक आपको 6% 7% पे पैसे देगी, थोड़ा सा बढ़ा के। और अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स महंगे होंगे तो लोग लोन्स कम लेंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, लोगों का पैसा कमाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो
गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से वो चीज़ों को चेक करती है, और आरबीआई उस हिसाब से चीज़ों को रिलीज करके रेपो रेट्स को चेंज करके अपने हिसाब से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हायर रेट्स की वजह से स्टॉक के जो मतलब बॉन्ड्स वगैरह लोन्स वगैरह है उसमें कमजोरी आ सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी एक बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी एक गारंटेड रिटर्न पे पैसे लेती है। जैसे कंपनी ने मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपए लिए लोगों से और उन्हें गारंटी दी कि हम तुम्हें 1 साल के बाद 12% इंटरेस्ट देंगे इसका, 10% इंटरेस्ट देंगे इसका। तो जब रेट्स बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी हायर रेट्स देने पड़ेंगे बॉन्ड के लिए। तो जब हायर रेट हम गारंटी करेंगे बॉन्ड के लिए या फिर हायर रेट्स में हमें लोन का इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब कंपनी को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनी के प्रॉफिट में से ही वो पैसे तो कटेंगे, कंपनी के रेवेन्यू में से ही वो पैसे तो कटेंगे, जिसका नुकसान सीधे सीधे हमारे शेयर मार्केट पर, हमारे शेयर प्राइस पे पड़ेगा। अगर कंपनी को लोअर रेट पे लोन्स मिलेंगे, लोअर रेट पे बॉन्ड्स मिलेंगे, तो उसमें से जो पैसे बचेंगे वो तो कंपनी के प्रॉफिट्स में ही आएंगे, उससे तो हमारा शेयर ही बढ़ेगा। तो ये काफ़ी एक अलग मुद्दा हो सकता है, इसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। पर यहाँ यही समझने की चीज़ है कि अगर कंपनी को सस्ते दरों पे लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, तो कंपनी के वो जो पैसे बचेंगे उससे हमें फायदा होगा, उसका शेयर मार्केट, उसका शेयर प्राइसेस पे फायदा होंगे। उसके बाद है अगला इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अब जैसे किसी कंपनी से इन्वेस्टर्स को इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि ये कंपनी इस बार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू करने वाली है, और इसके वजह से उसके प्राइस बहुत तेजी से भागने लग जाते हैं शेयर के, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है और अचानक से रिजल्ट आता है तो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता। कंपनी प्रॉफिट में रहता है पर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता, इस वजह से लोगों में डर बन जाता है अचानक से। फिर सब बेचना शुरू करते हैं और अचानक से वो जो एक बम्प बना था उनके शेयर में वो तुरंत से गिर जाता है। तो ये चीजें मार्केट में देखने को मिलती है। और हम अगला मुद्दा देखेंगे एनएसई क्या होता है। एनएसई के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, बीएससी तो है बट बीएससी के साथ साथ एनएससी इंडिया प्राइमरी एक्सचेंज है शेयर मार्केट में। मतलब जितने भी एक्सचेंज होते हैं शेयर मार्केट में उसमें से मेनली एनएससी से ही होते हैं और कुछ बीएससी से भी होते हैं। पहले के डेट में बीएससी में सबसे ज्यादा होता था, अब एनएससी में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम एनएससी की ही है, बीएससी से भी ज्यादा होती है। इसमें ईटीएफ, डेरिवेटिव, स्टॉक्स, काफी चीजों की एक्सचेंज होती रहती है, जो भी चीजें शेयर मार्केट से रिलेटेड है। और दूसरा है बीएसटी। बीएसटी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 19th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था, ये मुंबई में है। और इसमें भी काफ़ी हज़ार कंपनियां लिस्टेड है। ये एनएससी से काफ़ी पहले आया था। और बीएससी जो है इसमें काफ़ी पुराने पुराने भी स्टॉक लिस्टेड हैं। आज भी बीएससी में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, बट टाइम के साथ साथ एनएससी के ज़्यादा इंडेक्स वगैरह आ गए जिस वजह से एनएससी में ज़्यादा ट्रेड होते हैं। इस बारे में ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि एनएससी या बीएससी में क्या मतलब फ़र्क होता है। जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे किसमें ज़्यादा एक्सचेंज होता है, किससे ज़्यादा शेयर खरीद बिक्री किया जाता है। तो एनएससी में ज़्यादा होता है, बीएससी में कम होता है। पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है? एनएससी की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ज़्यादा है, इस वजह से लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा है। और बीएससी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, तो बीएससी में थोड़े से पुराने इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं रहता है। और एनएससी में ज़्यादा स्टॉक भी लिस्टेड है, जैसे कि ब्लू चिप कंपनियां वगैरह, डेरिवेटिव वगैरह काफ़ी लिस्टेड है। और बीएससी में बहुत सारे लिस्टेड हैं, और काफ़ी सारे स्मॉल फर्म्स भी लिस्टेड है। और दोनों ही सही है, दोनों पे बड़े बड़े स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बीएससी पे एक्सचेंज होते हैं, एनएससी पे नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे ब्रोकर क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, ध्यान दीजिएगा। एक ब्रोकर जो होता है वो मिडिल मैन का काम करता है, जो आपके और एनएससी बीएससी के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। जैसे एनएससी और बीएससी ने एक बायर और सेलर के बीच में काम करा, उसका मिडलमैन का। जैसे एनएससी, जैसे आपको एक शेयर बेचना था, तो आपने एनएससी पे जाके शेयर सेल करा और किसी एक बंदे ने शेयर बाई करा, तो एनएससी आप दोनों के बीच में पैसे और शेयर्स का एक्सचेंज कर देगा। तो वो काम करता है एनएससी। और अब आपका शेयर जो है, आपकी डिमांड जो है वो एनएससी तक लेके जाता है या फिर बीएससी तक लेके जाता है आपका ब्रोकर। तो इसमें काफी सारी कंपनियां, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, अपने 5 पैसा हो गया, कोटकनी हो गया, बहुत सारे नाम सुने होंगे। पर अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में यही रहते हैं, ग्रो, एंजल वन, जीरोधा। तो इनका काम क्या होता है? आप इनके एप्स होते हैं, इनके साइट वेबसाइट्स होते हैं, इनके उन पे जाके आप शेयर्स को खरीदते हैं, और ये फिर आपका ऑर्डर ले जाके देते हैं एनएससी को या फिर बीएससी को। फिर वहां से वो किसी दूसरे पर्सन से शेयर खरीदते हैं आपके, उनको पैसे पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से ब्रोकर एक काम करता है। आपके पैसे ले जाके एनएससी तक पहुंचाएगा, फिर एनएससी एक बंदे तक पहुंचाएगा, वहां से शेयर एनएससी पे आएगा, एनएससी से शेयर या आपको पहुंचाएंगे। ये बस आपको कह देंगे कि शेयर खरीदा गया, इनके पास आपका शेयर नहीं होता है। आपके जितने भी शेयर हैं
वो आपके एक डीमेट अकाउंट होता है, उसमें जाके जमा हो जाता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी तरह। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ब्रोकर का काम होता है मेनली आपके ऑर्डर्स को या फिर आपके पैसों को आगे एनएससी बीएससी तक पहुंचाना। ये आपके और एनएससी बीएससी के बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है। तो यही काम होता है ब्रोकर का। जिनके ऐप्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं पहले के समय में बहुत पेपर वर्क से होता था, आजकल काफी इजी हो गया है। तो ये इनके ऐप्स होते हैं। और अगला मुद्दा हम देखेंगे डीमेट अकाउंट, जिसके बारे में भी हमने बात करा। डीमेट अकाउंट एक अकाउंट होता है जो बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, पर इसमें पैसे नहीं, इसमें हमारे स्टॉक्स जमा होते हैं। इसमें हमारे शेयर्स, बॉन्ड, ईटीएफ, ये सब चीजें जमा होती है जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे इसमें आते हैं अलग से, और फिर इसमें पैसे आते हैं तो उससे हम लोग परचेज वगैरह करते हैं। देन इसमें शेयर्स वगैरह रहते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ एनएससी और बीएससी पे ही सेल कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर नजर रखती है। गवर्नमेंट कंपनी की ही वो होती है जिसमें ये शेयर्स वगैरह जमा होते हैं। सीडीएसएल और सीडीएसएल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वगैरह ये सब जमा होते हैं शेयर वगैरह। इसको हम अलग बात करेंगे। पर गवर्नमेंट की ही वो बॉडी होती है, सब्सिडी होती है, जिसके अंदर ये जमा होते हैं आपके शेयर्स, तो बिल्कुल सेफ रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि